हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और हाईली मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें कि आज का हमारा ये 1 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ बच्चों, 1 घंटे की स्पेशल वीडियो क्लास 11th का आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आज, हाँ जी, आज यानी कि 10 मार्च 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का, उसके बाद कल यानी कि 11 मार्च 2026 को इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का आपका हिस्ट्री का जो फाइनल एग्जाम है, जिसे आप एनुअल एग्जाम या फिर वार्षिक पेपर भी कह सकते हैं, ये होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी के आज यानी कि 10 मार्च और कल यानी कि 11 मार्च के पेपर के एग्जाम के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपके सिलेबस का जो रिवीजन है, या फिर यूं कहें कि आपका जो क्विक रिवीजन है, इसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के लीजिए, सैंपल पेपर के लीजिए, इसी की सॉल्यूशन के बारे में। जी हाँ बच्चों, और पता है आपको, आज के इस 1 घंटे के सेशन के अंदर अंदर हम आपको जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन भी हर सैंपल पेपर की तरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इवन ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो इस बार भी आपके पेपर में डिट्टो भी रिपीट हो सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तभी मैंने आपसे कहा बच्चों कि सेशन को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, अच्छे से अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो। ठीक है, बात करें पेपर के पैटर्न की, बहुत ही सिंपल है। 34 प्रश्न, 5 खंड होंगे। खंड का के अंदर आपके टोटल 21 एमसीक्यू होंगे। खंड खा के अंदर आपके 3-3 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। खंड गा के अंदर आपके 8 नंबर के टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, लेकिन अथवा मिला दे तो 6 बन जाते हैं। गा के अंदर आपके 4 नंबर के केस बेस्ड और ना के अंदर 5 नंबर के मैथ। तो बच्चों, हमने आपके लिए 150 प्लस एमसीक्यू की वीडियो पहले भी बना रखी है। 3 नंबर 8 नंबर की वीडियो के लिए ऑलरेडी हमने आपको एक तो वन शॉट दिया है। ठीक है, ठीक है, एक वन शॉट की वीडियो। इसके अलावा चैप्टर वाइज वन शॉट भी आपको करवा रखा है। केस बेस्ड क्वेश्चन करवा रखे हैं आपको, मैप वाले हमने 2 से 3 वीडियो करवा रखे हैं, तो उनको देख लेना। ठीक है, बाकी इंग्लिश में सेक्शन ABCDE आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और आपको बता देता हूं, हम आपके लिए जो भी सैंपल पेपर और जो भी आपके फाइनल एग्जाम के लिए वीडियोस आई हैं, अराउंड तकरीबन 20 प्लस वीडियोस हैं। ठीक है, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ, लाइव, मैप, सोर्स बेस्ड, सब के सब 3-8 नंबर के क्वेश्चन सारे के सारे। तो इन सभी वीडियोस को मैंने एक प्लेलिस्ट में कंपाइल कर दिया, मर्ज कर दिया, ऐड कर दिया है, और उस वीडियो का लिंक उस प्लेलिस्ट का यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। तो एक बार आई बटन को सारे बच्चे जरूर चेक करना, क्योंकि यहाँ पे हर एक वीडियो आपको यहाँ पे अरेंज की हुई मिल जाएगी, तो कोई मिस हो गई हो यहाँ से देख लेना। ठीक है, बाकी आप सभी बच्चों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आज के आपके पेपर के लिए और जिन बच्चों का कल है, सभी को मेरी तरफ से आपके एग्जाम के लिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छे एग्जाम करना, तैयारी आपकी अच्छी करवा दी है, थोड़ी और तैयारी रह गई है तो उसे और यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो रेडी हो आप लोग आने वाला 1 घंटा मेरे साथ पढ़ने के लिए? जल्दी से बोलो बच्चों, फिर शुरुआत करें। रेडी हो तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इस पेपर के सेक्शन नंबर ए की। और सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चन है? टोटल हमारे 21 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर अभी हम समझेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही क्या करें, आप उन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है, मेरे द्वारा आंसर बता जाने से पहले आप भी सोचना कि इस क्वेश्चन का ये, इसका ये आंसर हो सकता है। तो इससे क्या होगा, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और इतना ही नहीं, जब ये वीडियो एंड होगी तो आप सभी बच्चों ने ईमानदारी से मुझे अपना स्कोर भी बताना है कि 21 आउट ऑफ आपने कितने मार्क्स के आंसर दिए थे। और ये बात मैं हर एक वीडियो में कहता हूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं बच्चों कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो अपने पेपर की। ठीक है, कितना फायदा आपको हमारी वीडियो से मिल रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, चंगेज खान को किस उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट 99% बच्चों को पता होगा। ठीक है, 99% बच्चों को, कि चंगेज खान को किस उपाधि से मंगोलों का महानायक घोषित किया गया था? तो वो था समुद्री खान। अब क्यों था? क्योंकि इसने नेमन और जम्मू का लोगों को बेसिकली क्या बोलते हैं, हराया था। ठीक है, स्टेपी क्षेत्र में एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति बन के उभरा था, इसीलिए इसको समुद्री खान की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अ सी माइन। सेकंड क्वेश्चन, अब यहां पे आपको एक वर्ग की पहचान करनी है। कैसा वर्ग? ये एक ऐसा वर्ग था जिसके पास विस्तृत क्षेत्र थे।
ठीक है, इनकी बहुत बहुत बड़ी जागीरें होती थी, खेत वगैरह बहुत सारे इनके पास जमीनें वगैरह थी। ठीक है, उनके घर, उनके निजी खेत, जोत, चरागाह और उनके असामी कृषक यानी कि इनके अधीन जो काम करते थे उनके घर और खेत, यानी कि देखो ये ऐसे व्यक्ति थे जिनमें उनका घर भी शामिल था, उनके खुद के निजी खेत, खुद के जोत और चरागाह तो थे ही, साथ ही उनके अंडर में काम करने वाले जो कृषि थे उनके घर और खेत भी इन्हीं के होते थे और इनका घर कहलाता था मेनर। तो अब ये मेनर जो है इसका संबंध किससे है भाई? तो मेनर का संबंध आप सभी को पता है किससे है? लॉर्ड से। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा डिफिकल्ट है बच्चों। क्वेश्चन क्या है? आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो सेटलर शब्द है ये किसके लिए उपयोग किया जाता था? ठीक है, तो सेटलर शब्द किसके लिए उपयोग होता था बच्चों? ब्रिटिश के लिए। ठीक है, किसके लिए? ब्रिटिश के लिए, जो यहाँ पे ब्रिटिश रहते थे आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, मेसोपोटामिया की एक जो सबसे बड़ी विश्व को देन है वो है कालगणना। ठीक है, तो आपका एक 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि मेसोपोटामिया की विश्व को सबसे बड़ी देन कालगणना का वर्णन कीजिए। तो 3 नंबर में आपको क्या क्या लिखना है वो भी बताऊंगा और साथ ही आपका एक एमसीक्यू भी। तो कालगणना के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है ये देखना है। तो सबसे पहला जो कालगणना है मेसोपोटामिया की, इसका लेखा जोखा आज भी हमें लिखित रूप में मिला है, क्योंकि इसकी जो भाषा है वो हमें अभी तक पढ़ी जा चुकी है। क्या नाम है, हड़प्पा सभ्यता, उसकी लिपि को नहीं पढ़ा गया इसीलिए। ठीक है, दूसरा इसमें यह कहा गया था कि चंद्र ग्रहण वगैरह जो भी होता है तो इसका हिसाब किताब लिखित रूप में होता था। ठीक है, अब इन्होंने कालगणना का विभाजन कैसे किया था? तो इन्होंने कालगणना के हिसाब से एक साल को 12 महीनों में, एक महीने को 4 हफ्ते में और एक दिन को 24 घंटे में और एक घंटे को 60 मिनट में डिवाइड करना था। तो कालगणना बिल्कुल सही है। तो अब आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि मेसोपोटामिया की विश्व को सबसे बड़ी देन क्या है, तो वो है कालगणना। कालगणना का लेखा जोखा लिखित रूप में मिलता है, चंद्रग्रहण का हिसाब आदि रखा जाता था, विभाजन किस आधार पे होता था, बस ये 3 पॉइंट लिखने, पूरे 3 नंबर मिल गए। तो ऑप्शन तो आपका डी वैसे सही ही है और आपका एमसीक्यू के साथ में 3 नंबर भी आ गए आपके, है ना। इसी प्रकार से देखिए मैंने क्या बोला था, आपकी कम टाइम में अच्छी तैयारी करवाऊंगा, तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 5th है सर जी। कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा स्थापित की गई नई राजधानी के बारे में निम्नलिखित कथनों में पढ़ें और इसका चयन कीजिएगा। तो सबसे पहली बात, कॉन्स्टेंटाइन जो ये एक व्यक्ति था, इसने जो नई राजधानी स्थापित की उसका नाम था कुस्तुनतुनिया। क्या नाम था? कुस्तुनतुनिया। आज के टाइम पे देखें तो ये जो कुस्तुनतुनिया है ये तुर्की में है, जो कि है इस्तांबुल नगर में। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको पहले कहा जाता था बाइजेंटाइन, गलत है। चौथा, यह नई राजधानी 3 ओर समुद्रों से घिरी हुई थी, तो ये ठीक है। तो यानी कि नई राजधानी कुस्तुनतुनिया आजकल के इस्तांबुल नगर में है और 3 ओर समुद्र से घिरी थी, ये राइट है। लेकिन ये जो ना बाइजेंटाइन, ये गलत है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो सी वाला ऑप्शन होगा, एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है बच्चे। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना कि जो नई राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, ठीक है, ये आजकल वर्तमान में तुर्की का जो इस्तांबुल नगर है यहाँ पे है और इस नगर को ना बाइजेंटाइन ही कहा जाता है। मैंने जस्ट कंफर्म किया कि बाइजेंटाइन कहा जाता है नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा था इसको, जब मैं आपको समझाने के लिए पेपर बना रहा था तो मैंने पढ़ा था ये बाइजेंटाइन बोला जाता है। ठीक है, और ये नई राजधानी 3 ओर समुद्रों से घिरी हुई भी थी। तो क्या बोलेंगे, चारों बातें जो है ये यहाँ पे राइट हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप डाउट मत रखना। क्या डाउट नहीं रखना है सर? सर डाउट ये नहीं रखना है कि कुस्तुनतुनिया का निर्माण किसने किया था नई राजधानी के रूप में? कॉन्स्टेंटाइन ने। आजकल तुर्की के इस्तांबुल नगर में है, इसे कहा जाता है बाइजेंटाइन। ठीक है, जो कि 3 ओर समुद्र से घिरी हुई थी। इंग्लिश में भी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अभिकथन और कारण है। तो अभिकथन क्या कहता है, तनयात सेन के कार्यक्रम का बहुत अहम हिस्सा था पूंजी का नियमन और भूमि अधिकारों में बराबरी लाना, और ये कभी अमल में नहीं आया। अर्थात सन्यास सेन के 3 कार्यक्रम जो थे उनमें से एक बहुत अहम हिस्सा था कि पूंजी का नियमन किया जाए और भूमि अधिकारों में बराबरी ला जाए। अब ये कौन सा था? ये उनका वो तीसरा वाला था ना, समाजवाद स्थापित करना। ठीक है, तो ये वो था जो कि अमल में नहीं आ पाया। कारण क्या था? कारण ये था क्योंकि पार्टी ने किसानों और बढ़ती सामाजिक असमानता की अनदेखी की थी। इसने लोगों की समस्या पर ध्यान देने के बजाय फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया था, इसीलिए वो इन भूमि अधिकारों को, पूंजी के नियमन को नहीं कर पाए थे।
ठीक है, पार्टियों की वजह से। तो क्या बोलेंगे, ए भी सही है, आर भी सही है, और कारण यानी कि आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ओके बच्चों, इसी प्रकार से यहाँ पे असेसन ठीक है, रीजन ठीक है, और रीजन इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी देता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए, अब यहाँ पे दिया गया है आपको एक विकल्प, ठीक है, चित्र दिया गया है। आप इसमें से देखो कि चित्र में यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्या है कि ये गुंबद है। गुंबद ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गुंबद तो बस ऊपर का एक छोटा सा पार्ट होता है, जैसा पिछली वीडियो में आपको बताया था। अब यहाँ पे या तो ये कोलेशियम है या तो बेनेडिक्टीन ओवे है, क्योंकि कथीड्रल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या, ये बच्चों है कोलेशियम। क्या बोलते हैं इसको, कोलोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलोसियम। ठीक है, ये चित्र आपका इसको दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फुकोकू क्योहो नीति का क्या अर्थ होता है। ठीक है, जो कि फुकुजावा युकिची के द्वारा अपनाई गई थी। तो फुकोकू यानी कि समृद्ध देश, क्योहो यानी कि मजबूत सेना। इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी दोनों ये सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 9। ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी डैश कहा जाता है। यानी कि अरेबियन कंट्रीज से जो इस्लाम का विस्तार होना शुरू हुआ था, इसे एंशियंट हिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है। इसको जानते हैं सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति, यानी कि पॉलिटिकल इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये सी हो जाएगा, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको ये बताना है कि चीन की जो महान दीवार थी, आखिर मंगोलों ने इसका निर्माण क्यों करवाया था। नहीं, मंगोलों ने नहीं, मतलब ये जो दीवार बनाई गई थी आखिर बनाई क्यों गई थी, बस ये बता दो। ठीक है, तो क्यों बनाई गई थी, क्योंकि यायावर कबीलों के आक्रमण से चीन को सुरक्षा दिलाई जाए। क्योंकि यायावर कबीले क्या करते थे, यहाँ पे आक्रमण करते रहते थे, यहाँ पे कृषि वगैरह जो होती थी ना, उसको लूट के ले जाते थे। इसीलिए तो इनसे बचा जाए, इसलिए चीन की महान दीवार का निर्माण किया गया था। Why was the Great Wall of China built? So to protect China from the attacks of nomadic tribes. Okay? क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सोसाइटी ऑफ जीसस, क्या नाम है, सोसाइटी ऑफ जीसस, ये क्या थे। तो ये क्या थी बच्चों, ये एक प्रकार की संस्था थी। अब कैसी संस्था थी, मानवतावादी विचारों की संस्था थी। ठीक है, या फिर कैथोलिक चर्च के द्वारा आंतरिक सुधार के लिए बनाई गई संस्था थी, या फिर फैदेल द्वारा निर्मित स्त्रियों के अधिकारों की बात करने वाली संस्था। ठीक है, तो आपने प्रोटेस्टेंट सुधारवाद के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो उसी की सफलता की वजह से कैथोलिक चर्च के द्वारा अपने ही आंतरिक सुधार के लिए इस संस्था को बनाया गया था। तो सोसाइटी ऑफ जीसस ये थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके बच्चों, आ रहा बढ़िया तरीके से समझ में, आप भी सोचते चलना कि कौन सा आंसर होता है। ठीक है बच्चों, देखो 12 क्या कहता है, मोहरों पर क्या लिखा होता था। तो जो मोहरें होती थी, कॉइन्स होते थे, उस पर क्या लिखा होता था सील्स पे, तो मोहरों पे मालिक का नाम लिखा होता था, उनके इष्ट देवता का नाम, और खुद मालिक की अपनी पदीय स्थिति, मतलब कि सारी चीजें लिखी होती थी। तो कई क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे बच्चों, एक दो क्वेश्चन की लगेगा है ऐसा क्वेश्चन बन सकता है क्या कि इतना आसान, और एक दो तो ऐसे आ जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आ गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 13। मेसोपोटामिया के बाद लेखन कला का विभाजन किसने अपनाया था। ध्यान से देखो, मेसोपोटामिया सभ्यता का जब अंत हो गया, तो वो जो मेसोपोटामिया की लेखन कला थी, इसको किसने अपनाया था। सिकंदर के अधिकारियों ने अपनाया था, या फिर रोम और इस्लाम की पूरी दुनिया ने अपनाया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके हिसाब से इसमें क्या हो सकता है, मेसोपोटामिया की लेखन कला का विभाजन। तो इस कला के विभाजन को, जिसमें एक वर्ष को 12 महीने में, एक महीने को 30 डेज में, ठीक है, और एक वीक को 7 डेज में, और एक दिन को 24 घंटे में, और एक घंटे को 60 मिनट में, ये जो डिवीजन है लेखन कला कालगणना का, ये पूरे वर्ल्ड ने अपनाया है ना। और सिकंदर के अधिकारियों ने भी सबसे पहले। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी जो है, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो लातिनी शब्द आस्ट्रल, आपको पता भी नहीं होगा कहाँ से आ गया ये, है ना। देखो लातिनी शब्द आस्ट्रल, इसका अर्थ क्या होता है। आस्ट्रल का अर्थ दक्षिण होता है, वानर होता है, गांव, या फिर समुद्र होता है। तो क्या था आस्ट्रल का बच्चों, सोचो आपके हिसाब से क्या हो सकता है अगर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओगे। दैट मीन्स दक्षिण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ओके बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ द लातिन वर्ड आस्ट्रल, तो साउथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिएगा। यह एक प्रारंभिक रूप में वह नियम संहिता थी
जिसे चंगेज खान ने 1206 में कुरेलताई में लागू किया था, ठीक है, जो कि उनकी पहचान से जुड़ी हुई थी, और इसी ने मंगोलों को एकत्रित भी किया था, जो कि ऐसा मानना था इनके पूर्वजों से प्राप्त हुई है। तो क्या थी ये नियम संहिता? नोयान, यास, कुरुबुक या फिर हरकारा? हरकारा तो उनकी पद्धति थी, नोयान तो अलग है, या तो यास हो सकता है या तो कुरुबुक हो सकता है। द राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके बच्चों, यास वो प्रारंभिक स्वरूप नियम संहिता थी जिसे चंगेज खान ने 1206 में कुरेलताई में लागू किया था, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, सेना जो थी ये रोमन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग थी, बिल्कुल ठीक। निम्नलिखित में से सेना के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो रोमन साम्राज्य की जो सेना है इसके बारे में सही कथन का चयन करना है, ठीक है। तो सेना में, सेनेट में सेना का डर होता था, यानी कि जो सेनेट थी यहाँ की रोमन साम्राज्य की, उसमें सेना का भय होता था, ठीक है। यहाँ पर जो व्यावसायिक सेना थी वो सेवा करने की उसकी एक अवधि निश्चित होती थी, व्यावसायिक सेना की जो भी पैसे पे बनी रहती थी, इसकी एक अवधि होती थी, बिल्कुल ठीक है। शासक हो गए या फिर सम्राट हो गए, इनका भाग्य निर्धारित करने की शक्ति सेना के हाथ में थी, यानी कि जिसके पास ज्यादा मजबूत सेना होगी वही ताकतवर बनेगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही थी, मतलब कि ऑप्शन डी ये हमारा सही है ना बच्चों? आ रहा समझ में बढ़िया तरीके से? चलिए क्वेश्चन नंबर 17, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा कैथोलिक चर्च के विरुद्ध आरंभ किए गए अभियान को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को पता है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं बच्चों कि आपके हिसाब से क्या है, ठीक है। अगर आपको पता है तो बता दो आप, ठीक है। जिस बच्चे का कमेंट सबसे पहले आएगा उस बच्चे के कमेंट को मैं पिन भी कर दूंगा, हार्ट भी दे दूंगा, ताकि और भी बच्चों को पता चल जाए, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों, इसीलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आप पे छोड़ा है। एक आधा आप भी तो देखें, देखिए क्या होगा कि आप कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई बच्चे जो है उनका इंटरेस्ट है, समझ रहे हैं अच्छे से। ओके वेल, आप इसमें से ए मत लगाना, क्योंकि ए देने सा व्यक्ति है, बेसिकली कोई अभियान नहीं है, ठीक है। कौन से व्यक्ति? जो कि बहुत सारी स्किल्स में माहिर होता है। ओके, तो आप बताओ इनमें से आपका कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब ये पढ़ो कि पूर्वी रोमन त्योहार का स्थान किसने ले लिया था, ठीक है। तो पूर्वी रोमन त्योहार का स्थान किसने लिया था भाई? ईसा मसीह के जन्मदिन ने। किसने लिया था? ईसा मसीह के जन्मदिन ने ले लिया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, ये तो बहुत बच्चों को आता होगा, लेकिन इसका आंसर मैं बता दूंगा क्योंकि दो क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे फिर आपके। देखो, टेरा न्यूलियस क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसी जमीन जो किसी की भी नहीं है, ठीक है। टेरा न्यूलियस का मतलब हो गया कि ऐसी जमीन जो किसी की भी नहीं है, which belongs to no one, that is the word is terra nullius। क्वेश्चन नंबर 20, अब हमें कुछ कथनों पे ध्यान देना है बच्चों। चलिए पढ़ते हैं, कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या दिया गया है? निसिजन जो है वो क्योतो की एक बस्ती है। तो निसिजन क्या है? क्योतो की एक बस्ती, ठीक। 16वीं शताब्दी में निसिजन में 31 परिवारों का बुनकर संघ था। कितने का? 31 परिवारों का। तो दूसरी बात बिल्कुल सही है। 17वीं शताब्दी के आखिर तक इस समुदाय में 70,000 लोग शामिल हो गए थे। 16वीं शताब्दी में 31 परिवारों का बुनकर संघ था, और अब एक सेंचुरी में, विद इन 100 ईयर्स, इस समुदाय में 70,000 लोग शामिल हो गए। तो ये भी सही था। उसके बाद निसिजन में केवल विशिष्ट प्रकार के जो महंगे उत्पाद होते थे यही बनाए जाते थे। तो यानी कि ये सारे के सारे कथन हमारे यहाँ पे सही है। तो क्या बोलेंगे बच्चों? जिसमें सारे सही हो तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, तो निसिजन क्या है? क्योतो की एक बस्ती है, महंगे उत्पादों का निर्माण करती है, और एक आधे पॉइंट। ओके बच्चों, इसी को आप इंग्लिश में देख सकते हैं। यहाँ पे सारे के सारे आपके जो पॉइंट है यहाँ पे बिल्कुल राइट है। सर जी ऑप्शन कैसे सारे राइट हो गए? देखो डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, यहां से आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बड़े ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या है? नाइट जो है ये अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देते थे। तो नाइट जो थे अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम दिया करते थे। तो पहला बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब युद्ध में उनकी तरफ से लड़ने का वादा करते थे। कौन? नाइट। ये हम आपके लिए युद्ध में लड़ेंगे, ठीक है। नाइट जो थे वो प्रतिदिन बाड़ा बनाने में, घेराबंदी करने में, पुतलों से रणकौशल करने में, अपना बचाव करने में पूरा दिन मतलब सैनिक अभ्यास में निकालते थे। तो तीसरा भी सही है। नाइट जो थे वो अपनी सेवाएं अन्य लॉर्ड को भी दे सकते थे, ठीक है। यानी कि उसकी लॉर्ड की सेवा मतलब उसकी निष्ठा है एक के प्रति, इस ए लॉर्ड के प्रति है। तो वो अन्य जो बी से लेके जेड लॉर्ड है उन्हें अपनी सेवा दे सकता है, लेकिन सबसे पहले उसकी निष्ठा होगी अपने लॉर्ड के प्रति, ठीक है।
अपने लॉर्ड के प्रति सबसे पहली प्रतिष्ठा होगी, तो ये भी सही है। मतलब कि नाइट के बारे में जितनी बातें हमें बताई गई हैं सारी सही है। तो अब नाइट वर्क का कैसे उदय हुआ ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो बता दोगे ना अच्छे से 3 नंबर में। वेल, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे आपका ये हो जाएगा, सारे के सारे कथन नाइट के बारे में सही है और ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन था, सेक्शन नंबर ए 21 MCQ, ये कंप्लीट हो गए। अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कि 21 आउट ऑफ आपने कितने के सही आंसर दिए। ठीक है, मैं देखूं तो सही कि आपने क्या पढ़ाई कर रखी है अपनी अभी तक की। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे आता है बच्चों हमारा सेक्शन नंबर बी। ठीक है, सेक्शन बी जो कि है हमारा 18 नंबर का, क्योंकि इसमें 3 नंबर के 6 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन का अथवा मिला दें तो 3 नंबर के टोटल 8 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो आइए बड़े ध्यान से समझते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। प्रोटेस्टेंट सुधारवाद में मार्टिन लूथर किंग का क्या योगदान था, समझाइए। और अथवा में इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि प्रोटेस्टेंट सुधारवाद की सफलता समझाइए। तो 8 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं कि ईसाइयों के प्रति फैले, ईसाइयों में जो मतभेद फैला था, इसका ये मतभेद क्या था, इसके परिणाम क्या निकले। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद की शुरुआत कैसे हुई, इसमें मार्टिन लूथर किंग के योगदान को समझाइए और साथ ही इसकी सफलता समझाइए। तो सारी बातें आपको एक ही बार में मैं अच्छे से समझाऊंगा, पूरा टॉपिक आपका क्लियर करता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करेंगे प्रोटेस्टेंट सुधारवाद में मार्टिन लूथर किंग। देखिए हुआ ये था कि 1571 में एक जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा। अब इन्होंने जो अभियान छेड़ा इसके लिए क्या कारण था, कारण ये बताया उन्होंने कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए किसी पादरी की आवश्यकता नहीं है। जैसे पाप स्वीकार व्यक्ति जो दस्तावेज है ना, उसमें क्या कहा जाता है कि हम आपके जो क्या बोलते हैं पाप हैं उनको हम धो देंगे। ठीक है, आपको इतने पैसे इस प्रकार से लेना है, हम क्रिया बताएंगे, आपके पाप समाप्त हो जाएंगे। तो लूथर कहते हैं कि हमें मनुष्य को ईश्वर के साथ में बात करने के लिए, संपर्क साधने के लिए किसी पादरी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों, यानी कि मार्टिन लूथर ने अपने अनुयायियों से कहा कि देखो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखना है, क्योंकि केवल तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें एक अच्छा जीवन दिला सकता है, तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है, ये पादरी वगैरह नहीं। ठीक है, अब इसीलिए इस आंदोलन को नाम दिया गया प्रोटेस्टेंट सुधारवाद। ठीक है, इसकी वजह से जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप और कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर दिए। यानी कि जैसे ही ये आंदोलन शुरू हुआ प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का, ठीक है, इस आंदोलन के शुरू होते ही जर्मनी में और स्विट्जरलैंड में यहाँ की जो चर्च हुआ करती थी, इन्होंने पोप से और कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर दिए, क्योंकि अगर चर्च भी इनके साथ में संबंध रखती पोप से, कैथोलिक चर्च से, तो दिक्कत की बात थी। और लूथर ने फिर आह्वान किया जर्मनी शासकों का और ये कहा कि देखो तुम सब आओ और इस विद्रोह का दमन करो। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोटेस्टेंट सुधारवाद के बारे में। ठीक है, तो सफलता इसकी क्या रही, सबसे पहली सफलता तो ये रही बच्चों कि यूरोप के अनेक क्षेत्रों की तरह फ्रांस में भी कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की छूट दे दी। चर्चों ने कहा कि भाई तुम अपने हिसाब से अपनी जो उपासना वो कर सकते हो। ठीक है, इंग्लैंड के शासकों ने भी पोप से अपने संबंध तोड़ दिए, क्योंकि जब जनता ही विरोध कर रही है पोप का, तो क्यों कोई उसके साथ में संबंध रखना चाहेगा। अगर शासक भी संबंध रखेगा तो जनता उससे नाराज होगी। ठीक है, इसके उपरांत राजा रानी इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए। अब पोप जो थे वो हट गए वहां से, अब राजा रानी आ गए। ठीक है, कैथोलिक चर्च ने स्पेन से और इटली में पादरियों ने भी सारा जीवन और निर्धनों की सेवा में अपना जो जीवन था वो समर्पित किया और जो जोरों से उसमें काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नाशियस लोयोला एक व्यक्ति थी। ठीक है, इग्नाशियस लोयोला, इन्होंने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक की जो संस्था थी इसकी स्थापना की थी। तो एमसीक्यू में अब आपसे पूछा जाए कि सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की, तो इग्नाशियस लोयोला ने। कब की थी, 1540 में। ठीक है, अब सोसाइटी ऑफ जीसस संस्था के जितने भी अनुयायी थे ये जेसुइट कहलाए थे और उनका कार्य था, कर्तव्य था निर्धनों की सेवा करना, दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को और व्यापक बनाना। तो ये था प्रोटेस्टेंट सुधारवाद में मार्टिन लूथर किंग का योगदान और उसकी सफलता। ठीक है, अब आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे बच्चों।
अब सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्टिन लूथर किंग इन द प्रोटेस्टेंट सुधारवाद रिफॉर्मेशन? तो क्या था इसके बारे में और इसकी सक्सेस क्या थी? तो सबसे पहले मार्टिन लूथर किंग का योगदान इन दी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, तो आपके सामने ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड सक्सेस क्या मिली इसको, तो सक्सेस के बारे में ये पॉइंट दिए गए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चीन में प्रचलित जो कन्फ्यूशियसवाद की विचारधारा है इसका उल्लेख कीजिए। तो चीन में कौन सी विचारधारा है कन्फ्यूशियसवाद की, ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, चीन में प्रचलित कन्फ्यूशियसवाद की विचारधारा, सबसे पहला एक चीनी विचारक हैं जिनका नाम है कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस के विचारों को, ठीक है, कन्फ्यूशियस के जो विचार हैं, जो थिंग्स है, जो सिद्धांत हैं, इन सभी को उनके अनुयायियों को शिक्षा के रूप में प्राप्त करना, यही कन्फ्यूशियसवाद कहलाता है। तो क्या हो गया कन्फ्यूशियसवाद? कन्फ्यूशियस के विचारों, सिद्धांतों को उसके अनुयायियों के द्वारा ग्रहण किया जाना कन्फ्यूशियसवाद है। अब इसमें क्या क्या कहा जाता है तो ये सुनो। सबसे पहला, हमें हमेशा अच्छा व्यवहार रखना चाहिए दूसरों के प्रति, एक व्यावहारिक समझदारी होनी चाहिए और सामाजिक संबंध हमें अच्छे स्थापित करने चाहिए, ठीक है। फिर हुआ, इनके विचारों ने चीनी के जो लोग थे, चाइना के लोग, इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, ठीक है। इसीलिए ये देखा गया कि 1890 के दशक में बहुत बड़ी संख्या में जो चीनी विद्यार्थी थे इनको पढ़ने के लिए जापान भेजा गया था। तो कन्फ्यूशियसवाद कहाँ पे था? जापान, ठीक है। लोगों ने नए विषयों में प्रशिक्षित होने के लिए विद्यार्थियों को जापान भेजना शुरू कर दिया, ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया, फ्रांस में पढ़ने भेज दिया। इससे क्या हुआ, ये लोग नए नए विचार सीखकर आने लगे। 1905 में रूसी जापानी की जब युद्ध हुआ, रूसी और जापान का, तो सदियों पुरानी जो परीक्षा प्रणाली चाइना की चली आ रही थी उसे समाप्त कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि ये परीक्षा प्रणाली अभिजात सत्ता वर्ग में दाखिला दिलाने का काम करती थी, ठीक है, जो कि वहाँ की देश की इकोनॉमी, पॉलिटिकली, सोशली बहुत ही खराब था, इसीलिए समाप्त कर दिया गया था 1905 में। तो कन्फ्यूशियसवाद और इसके सारे के सारे पॉइंट अब आप समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। इसका अगला क्वेश्चन, मेंशन द आइडियोलॉजी ऑफ कन्फ्यूजनिज्म प्रीवलेंट इन चाइना। तो क्या है इसके बारे में, ये सारे के सारे पॉइंट अब आप यहाँ से अच्छे तरीके से देख सकते हो बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से पढ़ो बच्चों। तीनों वर्गों में से जो पादरी वर्ग है इसकी कोई 4 विशेषताएं बताओ और इनकी आय का स्रोत। तो आय का स्रोत 1 नंबर में है, 4 विशेषताएं 2 नंबर में है। तो आज ही ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पादरियों की विशेषताएं, ठीक है, कि भाई पादरियों की क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो पादरी हुआ करते थे इन्हें राजाओं के द्वारा कुछ भूमियां दी जाती थी, कुछ जमीन दी जाती थी जिनसे ये कर उगा सकते थे। यानी कि राजा ने भूमि देते थे और कहते थे ये भूमि हम तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है, ये तुम्हारी ही है और तुम इससे किसानों से कर वसूलो और वो तुम ही रखो, बस, ठीक है। फिर पादरी और क्या करते थे? पादरी जो थे ये रविवार के दिन गांव में धर्म उपदेश देते थे और सामूहिक प्रार्थना, यानी कि पूरा समाज मिलकर प्रार्थना भी करता था, ठीक है। जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। अगर आपने ध्यान से सुना तो मैंने क्या कहा, जो पुरुष अर्थात पादरियों में कभी भी जो महिलाएं थीं, ठीक है, महिलाओं को इनमें नहीं ऐड किया गया, ठीक है। महिलाएं ऐड हुई तो भिक्षुड़ी और भिक्षुणियों में, पादरियों में नहीं, ठीक है। तो जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। दूसरा, धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे और इनके पास भी लॉर्ड की तरह विशेष जागीरें रहती। फिर बारी आती है कि इनका आय का स्रोत क्या था। तो 2 स्रोत थे इनके आय के। एक तो सबसे पहला ये कि चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टीथ कहते थे। तो सबसे पहला हो गया टीथ। क्या था ये? तो चर्च को किसी 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 1/10 जो हिस्सा था ये लेने का अधिकार था, जिसे टीथ कहते थे। अब दूसरा ये कि अमीरों के द्वारा अपने कल्याण के लिए, ठीक है, अपने मरण के उपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए दान भी दिया जाता था। किन्हें? पादरियों को। ओके बच्चों, तो ये हो गई पादरियों की आय के स्रोत। सारी चीजें आपको समझ में आ गई बढ़िया तरीके से। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले तो इसका इंग्लिश में, राइट एनी 4 कैरेक्टर स्केच ऑफ द क्लेयरली क्लास एंड आउट ऑफ द 3 क्लास एंड व्हाट वाज देयर सोर्स ऑफ इनकम। तो क्या है इसके बारे में ये पढ़िए, और सोर्स ऑफ इनकम क्या है इनका, तो वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। रोम में जो सिंहासन था ये पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित था। उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो बिल्कुल सही बात,
कि रोम में जो सिंहासन था ये पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित था। अब ये कैसे कह सकते हैं, तो ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, देखो रोमन साम्राज्य में जो सिंहासन था वो यथासंभव का मतलब ये हो गया कि मोस्टली पारिवारिक वंश क्रम पर ही आधारित था। कैसे? सबसे पहली बात, पिता का जो राज्य था ये पुत्र को मिलता था। ठीक है, चाहे वो पुत्र उसका नैसर्गिक हो यानी कि स्वयं का पुत्र हो या फिर उसने गोद लिया हो। ठीक है, और साथ ही इसी सिद्धांत को सेना भी पूरी तरीके से मानती थी। उदाहरण के लिए टिबेरियस जो रोमन सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था, इसने प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले ऑगस्टस का पुत्र नहीं था। अर्थात जैसे हमने देखा रोमन साम्राज्य में टिबेरियस एक शासक हुआ, ठीक है, जिसने रोमन सम्राट को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो ये जो व्यक्ति है ये ऑगस्टस का उत्तराधिकारी था। अब ऑगस्टस का कोई अपना बेटा तो था नहीं, तो इसने क्या किया था, ऑगस्टस ने टिबेरियस को गोद लिया हुआ था। ठीक है, तो पुत्र अगर नैसर्गिक है या ग्रहण किया हुआ है तो वो भी शासन कर सकता था। क्लियर हो गया आपका। दूसरा, वास्तव में ऑगस्टस का शासन शांति काल का शासन के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ था। ठीक है, क्योंकि जब प्रिंसिपेट की स्थापना हुई थी तब। बस यही आपको एक एग्जाम्पल लेके इसे समझाना है। आप चाहो एक आधा पॉइंट अगर आपको याद है तो वो लिख दो यहाँ पे सिंपल सा। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका 25। अब बात करते हैं इसके इंग्लिश मीडियम में। द थ्रोन इज रोम वाज बेस्ड ऑन फैमिली लिंगेज। तो किस प्रकार से था, एग्जाम्पल के साथ में आपको डिस्कस करना है। ये रहे आपके सारे के सारे पॉइंट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26, बड़े ध्यान से पढ़ना बच्चों। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के व्यापार का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में जब यूरोपीय लोग आए तो व्यापार कैसे हुआ, यूरोपीय लोगों ने उत्तरी अमेरिका के साथ में क्या किया, सारी चीजें समझते हैं। ठीक है, तो हुआ ये कि 17वीं शताब्दी में जो यूरोपीय व्यापारी थे वो अमेरिका पहुंचे। खास करके कुछ ऐसे लोग पहुंचे जो अपने यूरोप में छोटे बेटे थे, तो पिता की जायदाद में हिस्सा नहीं ले पाते थे। इसीलिए अब ये व्यापारी लोग मछली, रोएदार खाल, इसके व्यापार के लिए मेनली यहाँ पे आए थे। ठीक है, हस्तशिल्पों का आदान प्रदान जो किसी खास कबीले ही में बनते थे उस पर ज्यादा ध्यान दिया। इन यूरोपीय लोगों ने ऐसे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान किया जो कि अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं थे, खास करके यूरोप में ही उपलब्ध नहीं थे। तो यूरोप कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ इन्होंने देखे अमेरिका में कि ये यूरोप में नहीं है और यूरोप में मांग बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने उनको लिया और यूरोप में बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यूरोपीय लोगों ने देखा कि यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, मूल निवासी जो थे अमेरिका के, उन्हें पहले तो ज़्यादा मतलब था नहीं कि हम जमीन से क्या उगा रहे हैं क्या नहीं उगा रहे हैं। तो उन्हें क्या देते थे यूरोपीय लोग, बदले में कंबल दे दिया, कभी लोहे के बर्तन, कभी शिकार के लिए बंदूकें दे दी, कभी शराब दे दी। ठीक है, लेकिन जब तक ये कंबल देते थे, लोहे के बर्तन, शिकार और बंदूकें देते थे, तब तक तो सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही इन्होंने शराब देना शुरू किया, यूरोपीय लोगों ने अमेरिकी लोगों पर व्यापार थोप दिया एक तरीके से, क्योंकि शराब में मस्त होकर वो सारी बातों को, सारी शर्तों को मान लेते थे। ये सारी चीजें थी। ठीक है, बस यही था यूरोप और अमेरिका के बीच का व्यापार। समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए इंग्लिश मीडियम में, डिस्क्राइब द ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो क्या है पॉइंट आपका, यहां से अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। अब इसमें है हमारे दो क्वेश्चन, बड़े ध्यान से पढ़ना। पहला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में परिवार एवं विवाह के नियम किस प्रकार के थे, स्पष्ट कीजिए। तो आ जाइए समझते हैं मेसोपोटामिया में विवाह और परिवार के नियम। सबसे पहला विवाह की बात करते हैं। देखिए, विवाह जब हम कहते हैं तो विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। अर्थात किसी वर को यदि विवाह करना है तो वो घोषणा करता था कि इस व्यक्ति का विवाह इस कन्या से होना है। तो अगर वधू यानी कि कन्या के पिता, माता पिता सहमति देते थे तो फिर विवाह आगे बढ़ता था। अब सहमति दे दी, फिर क्या होता था, फिर वर पक्ष यानी कि लड़के की तरफ से वधू को कुछ उपहार दिए जाते थे, यानी कि लड़के की तरफ से वधू पक्ष को कुछ उपहार भेंट दी जाती थी। ठीक है, फिर जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्ष, वर और वधू के पक्षों की ओर से फिर एक बार उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था। जैसे अपने साउथ मूवीज में देखा है ना, वो जो लगन होता है तो उस टाइम पे आदान प्रदान होता है कुछ उपहारों का। ठीक है, फिर एक साथ बैठकर वे भोजन करते थे और फिर जाते थे मंदिर में भेंट चढ़ाने के लिए, क्योंकि शुभ माना जाता था। नववधू को उसकी सास लेने आती थी, तब वधू को उसके पिता के द्वारा उसकी दाय का हिस्सा दे दिया जाता था और फिर वो फाइनली अपने ससुराल चली जाती थी।
तो ये था मेसोपोटामिया में परिवार एवं विवाह के नियम। ठीक है, अगला एक सेकेंड, एक पॉइंट और है यहाँ पे कि ऐसे बहुत सारे कानूनी दस्तावेज देखे गए जिसमें विवाह और उत्तराधिकारी के बारे में ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार यानी कि एक पुरुष, उसकी पत्नी और बच्चे कब तक, जब तक उनकी भी शादी नहीं हो जाती है तब तक, तो ऐसे परिवार को आदर्श परिवार माना जाता था। ठीक है, तो विवाह संबंधित ये बातें थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दक्षिणी मेसोपोटामिया के इलाके में ग्रामीण लोगों के मध्य झगड़े क्यों होते थे, स्पष्ट कीजिए। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया के इलाके में ग्रामीण लोगों के मध्य झगड़े क्यों होते थे, आ जाइए समझते हैं। हाँ देखो, ध्यान से पढ़ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें पता है एक और क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। कौन सा? जो दक्षिणी मेसोपोटामिया की कृषि थी, ठीक है ना, जो कृषि थी ये कई बार खतरों से घिर जाती थी। तो वो खतरे क्या थे, वो सारी चीजें भी आपको बतानी थी। दोनों एक ही से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहला देखो, ऊपरी और निचले ग्रामीणों में पानी व जमीन के लिए झगड़े बार बार होते थे। अर्थात दक्षिणी मेसोपोटामिया में एक ऊपरी इलाका था और एक ये निचला इलाका था। ठीक है, तो दजला नदी, खास करके फुरात नदी जो थी, इसका रास्ता बदलने से लोग पुनः स्थापित होते थे। ठीक है, नदी जो थी वो ऊपरी इलाके से आती थी। ठीक है, अब ऊपरी इलाके से आती है तो ऊपर के जो लोग थे वो इन दोनों नदियों का पानी मोस्ट ऑफ द अपने पास रख लेते थे। ठीक है, उसको ज्यादा नीचे नहीं आने देते थे। अब नीचे नहीं आने देंगे तो इनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ सूखा पड़ जाएगा, लोगों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये लोग फिर इनसे जाके युद्ध करते थे कि हमें भी पानी दो। ठीक है, या फिर कई बार ये होता था अगर ये जो नदी होती थी इससे बहाव रोक दिया गया तो निचले लोग क्या करते थे, पानी नहीं मिलता था, से अकाल जैसी स्थिति आएगी, सिंपल सी बात है, लड़ेंगे ही। तो इसीलिए ग्रामीण लोगों में झगड़े का सबसे बड़ा कारण था यही वाला, पानी के बहाव वाला। ठीक है, तो बस यही आपको यहाँ पे लिखना था, सिंपल सा। इसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया बच्चों यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से देखें, एक्सप्लेन व्हाट वर द रूल्स ऑफ फैमिली एंड मैरिज इन मेसोपोटामिया। तो क्या रूल्स थे, क्या सारी चीजें थी, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन कि व्हाई डिड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑक्योर बिटवीन रूरल पीपल इन द साउथर्न मेसोपोटामियन। तो क्या था कॉन्फ्लिक्ट, ये रहा, आपका यहाँ से पढ़ सकते हो बच्चों। ठीक है, वेल यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा आज का सेक्शन ए और बी। अब तो अगला सेक्शन ये रहा, देखो आज के इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला और अगला सेक्शन है, सेक्शन नंबर सी, ये यहाँ से शुरू होगा। और यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बहुत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसमें क्या कहा गया है, नाइट वर्ग के उदय की पृष्ठभूमि समझाइए तथा नाइट्स की विशेषता लिखिए। यानी कि नाइट वर्ग का उदय कैसे हुआ, क्या रीजन रहे और इसकी विशेषताएं। तो आ जाइए ध्यान से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नाइट वर्ग के उदय की। तो हुआ यह था कि लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास युद्ध बहुत हुआ करते थे। ठीक है, तो अब राजाओं यानी कि लॉर्ड के पास में ज्यादा सेना वगैरह थी नहीं, तो इसीलिए एक ऐसे नए वर्ग की आवश्यकता हुई जो कि एक कुशल घुड़सवार सैनिक हो। ठीक है, एक ऐसा सैनिक वर्ग जो घुड़सवार सैनिक हो, कुशल, ठीक है, लॉर्ड के लिए युद्ध कर सके, ठीक है, लॉर्ड के लिए मरने मारने को तैयार हो, ऐसे वर्ग की अवस्था पड़ी। तब जाके इस नाइट वर्ग को बढ़ावा मिला। अब विशेषताएं क्या थी नाइट वर्ग की? तो नाइट वर्ग की विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो नाइट्स थे ये बहुत ही कुशल घुड़सवार सैनिक थे जो कि लॉर्ड के लिए युद्ध लड़ा करते थे। नाइट्स जो थे वो लॉर्ड से उसी प्रकार से संबंध थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से। अब ये कैसे थे? तो राजा ने लॉर्ड को भूमि का टुकड़ा दिया हुआ था, ठीक है, कि आप इस भूमि के मालिक को कर उगाओ, इस प्रकार से। तो इसी तरीके से लॉर्ड नाइट से संबंधित थे। लॉर्ड ने नाइट को एक भूमि का भाग दिया हुआ था जिसे बोलते थे फीफ, और उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। अब फीफ जो था इसको लॉर्ड जो क्या नाम है नाइट्स जो थे ये उत्तराधिकारी के रूप में दे सकते थे। ठीक है, और ये जो फीफ है ये लगभग 1000 से 2000 एकड़ या उससे अधिक में फैला हुआ हो सकता था, जिसमें नाइट, उसका पूरा का पूरा परिवार, ठीक है, एक पंचक्की और मदिरा संपीड़क के अतिरिक्त उसके व उसके परिवार के लिए घर, चर्च, उस पर निर्भर व्यक्तियों की सभी की रहने की जो व्यवस्था थी वो इस फीफ पे हुआ करती थी, फीफ के अंदर, इस पूरे के पूरे जमीन के टुकड़े के अंदर। ठीक है, अब इन सभी के बदले ये लॉर्ड करता था। तो इन सभी के बदले नाइट क्या करता था? नाइट कहता था कि हम तुम्हारे लिए
लड़ेंगे, युद्ध में मरेंगे, मारेंगे, हम तुम्हें पैसा भी देंगे, यानी कि निश्चित रकम भी देता था, ठीक है, कर के रूप में। अपनी सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए नाइट क्या करते थे, तो नाइट जो थे वो डेली बेसिस पे अपना समय बेसिकली कहाँ कैसे बिताते थे, बाड़ बनाने में, घेराबंदी करने में, पुतलों से रणकौशल सीखने में, अपना बचाव का अभ्यास करने में, इस प्रकार से नाइट जो थे वो अपनी सेवाएं अन्य लॉर्ड को भी दे सकता था, पर उसकी सबसे पहली जो निष्ठा है वो होनी चाहिए थी अपने लॉर्ड के प्रति, ठीक है, यानी कि वो अन्य लॉर्ड को सेवा दे सकता था अपनी, लेकिन सबसे पहली निष्ठा उसकी अपने लॉर्ड के जो मैन था उसके प्रति होनी चाहिए। ओके, तो नाइट्स वर्ग की ये विशेषताएं थी और उदय इस प्रकार से हुआ। अगला क्वेश्चन, भिक्षुओं की जीवनचर्या का वर्णन कीजिए, ठीक है। वैसे तो प्रश्न 3 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन अब 8 नंबर में जब आएगा तो आप 8 पॉइंट कैसे लिखोगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो आ जाइए देखते हैं। देखो, भिक्षुओं की विशेषताएं, तो सबसे पहली विशेषता, ये जो भिक्षु होते थे ये आम आबादी से बहुत दूर एबी, जिसे मठ यानी कि मोनेस्ट्री बोला जाता था, यहाँ पे रहते थे, ठीक है। इन भिक्षुओं को निश्चित रूप से विशेष नियमों का पालन करना होता था। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये बहुत दूर आबादी से कैसे रहते थे। जो पादरी होते थे वो गांव के बीच में रहा करते थे, चर्चों के आसपास, है ना, लेकिन भिक्षु जो थे वो ऐसे जगहों से बहुत दूर रहते थे जहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम होती थी, अकेलेपन में, ठीक है, जिसे एबी मोनेस्ट्री या फिर मठ कहा जाता थे। अब इन्हें एक निश्चित और विशेष नियम का पालन करना होता था, जैसे कि ये भिक्षु लोग अपना सारा का सारा जीवन औबे में रहने में गुजारते थे। औबे में रहते, वहीं पे प्रार्थना करते, ठीक है, अध्ययन करते, कृषि जैसे जो शारीरिक श्रम होते थे ये कार्य करते थे, ठीक है। जिस प्रकार पादरी केवल पुरुष बन सकते थे, महिलाएं नहीं, पादरी शादियां नहीं कर सकते थे, उसी प्रकार से थोड़ा सा उलट जो भिक्षु की जिंदगी थी ये पुरुष भी जी सकते थे और स्त्रियां भी, और ये भी शादियां नहीं करते थे, ठीक है। ऐसे जो पुरुष होते थे जो भिक्षु बनते थे उन्हें मोंक कहते थे, और ऐसे स्त्रियों को नन कहा जाता था जो भिक्षुणियां बनती थी, ठीक है। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग औवे का निर्माण किया गया था। पादरियों की तरह भिक्षु भिक्षुणियां भी विवाह नहीं कर सकते थे। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग औवे बने थे, ये तो ऊपर ही बता दिया। अब आता है यहाँ पे एक फ्रायर शब्द, ठीक है। फ्रायर कौन थे, तो 13वीं शताब्दी में भिक्षुओं के कुछ ऐसे समूह उभरकर सामने आए जिन्हें फ्रायर कहा गया। कैसे थे ये, इन्होंने कहा कि हम मठों में नहीं रहेंगे, हम एक जगह स्थापित होकर नहीं रहेंगे, हम जो है अपने धर्म का इसका प्रचार प्रसार करेंगे, घूम घूम कर लोगों को उपदेश देंगे, ठीक है, और उनसे मिलने वाले दान से अपनी जीविका चलाएंगे। तो ये बोले फ्रायर कि हम मठों में नहीं रहेंगे, हम तो बाहर घूमेंगे, लोगों को उपदेश देंगे और उनसे जो दान मिलेगा उसी से अपनी जीविका चलाएंगे। इससे क्या होगा, फैलाव होगा हमारे धर्म का, है ना। तो ये थे भिक्षुओं की विशेषताएं। समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। इंग्लिश में, एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ द राइज ऑफ नाइट्स क्लास एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइट्स। तो क्या क्या पॉइंट है अब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फीचर्स क्या है नाइट्स के बारे में, नाइट्स का उदय कैसे हुआ, सारी की सारी बातें आप यहाँ पे देख सकते हैं। फीचर्स बोल सकते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, ये रहे सारे पॉइंट। ओके, अगला कि डिस्क्राइब द लाइफ स्टाइल ऑफ मॉन्क्स। तो मॉन्क्स की लाइफ स्टाइल क्या होती है, सारी की सारी बातें आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, सब की सब अच्छे से दी गई हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। अब यहाँ पे हैं आपके 2 क्वेश्चन जो कि लिटरली इस चैप्टर सेकंड के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 29, ये कहता है कि जो मंदिर थे ये मेसोपोटामिया की जो संस्कृति है इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। दैट मीन्स मंदिर मेसोपोटामियन कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट थे। समझाइए कैसे, तो टिप्पणी करनी है आपको कि मंदिर कैसे होते थे, क्या लोग कार्य वगैरह करते थे, सारी की सारी बात आपको बतानी है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, मंदिर जो थे मेसोपोटामिया में ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहे थे, कैसे समझेंगे। सबसे पहली बात, मेसोपोटामिया में पाए गए सबसे पहला जो ज्ञात मंदिर है वो एक छोटा सा देवालय था। देवालय यानी कि जहाँ पे सिर्फ मुख्य देवता की मूर्ति होती है। तो ऐसा एक हमें देवालय मिला मंदिर के रूप में, ठीक है, जो कि कच्ची ईंटों से बना हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, हमें बहुत सारे मंदिर के साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो कि ऐसा माना जाता है कि ये देवी देवताओं के निवास स्थान रहे थे, जैसे कि और जो कि चंद्रदेव के माने जाते हैं, इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी मानी जाती है, ये यहाँ के प्रमुख देवी देवता के निवास रहे होंगे, ठीक है। साथ ही कुछ प्रारंभिक मंदिर, शुरुआत के जो मंदिर थे वो ऐसा लगा था कुछ साधारण घरों की तरह हैं, क्योंकि भाई मंदिर तो किसी देवी देवता के घर ही तो होते थे, ठीक है। अब मेसोपोटामिया में
देवता खास करके पूजा का केंद्र बिंदु होते थे। ठीक है, लोग क्या करते थे, लोग देवी देवताओं के पास में अन्न, दही, मछली वगैरह लाते थे। ठीक है, उसके बाद देवता पूजा केंद्र के बिंदु हो गए। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों के, यानी कि इनके जो देवता होते थे, ठीक है, आराध्य देव यही पूजा का केंद्र बिंदु होते थे और सैद्धांतिक रूप से यही इनके खेतों के, इनके मत्स्य क्षेत्र, इतने इतने यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, इनके पशुधनों के स्वामी भी माने जाते थे। ठीक है, तो ये इनकी इंपॉर्टेंस होगी देवता की। उसके बाद समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे फसल हो गई पूरी, अब उसको बदलने की प्रक्रिया, लाइक किसी से तेल निकालना, अनाज को पीसना, काटना, ऊनी कपड़ों को बुनना, ये सभी मंदिरों के आसपास ही होते थे। तो ये भी कह सकते हैं कि मंदिरों ने अपने आप को आर्थिक क्रियाकलाप के रूप में विकसित कर लिया था। ठीक है, उसके बाद एक दो पॉइंट और है कि घर परिवार से ऊपर के स्तर, व्यवस्थापक, व्यापारियों की नियोक्ता, अन्न, हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौकी शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिखित अभिलेखों में पालक के रूप में, यानी कि इन सभी के लिए जो वितरण होगा ये लिखित रूप में थे। क्या क्या नियम होंगे, तो इन सभी को पालन करवाने के लिए पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और मुख्य रूप से शहरी संस्था भाग लेने लगी। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेसोपोटामिया के मंदिरों ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए, समझाइए कैसे। तो पूरा आंसर आपको यहाँ पे बता देना है। ठीक है, इसमें इस आंसर से आपको मिलेंगे 5 नंबर। इस क्वेश्चन के धीरे धीरे क्रियाकलाप बढ़ा लिए, इसमें 2 से 3 पॉइंट आप अपने और बताएंगे, तब आपको पूरे 8 मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके आगे भी और 1-2 पॉइंट है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड पढ़ते हैं कि मेसोपोटामिया का जो प्राचीनतम नगर है उर नगर, इसमें नियोजन पद्धति का अभाव था, यानी कि नगर नियोजन जो था उर का, ये सही नहीं था, अच्छा नहीं था। साथ ही यहाँ के घरों के बारे में कुछ अंधविश्वास भी फैले हुए थे, वर्णन कीजिए। तो उर की नगर नियोजन पद्धति को समझाना है और उर में फैले हुए अंधविश्वासों को बताना है। ठीक है, तो आ जाइए, बड़े ध्यान से समझते हैं, बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से समझते हैं। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर उर, तो हुआ ये कि उर नगर की सबसे पहली जो खुदाई थी ये हुई थी 1930 के दशक में, एकदम व्यवस्थित तरीके से। ठीक है, अब जब खुदाई हुई तो ये देखा गया कि उर नगर जो है यहाँ पे बहुत ही पतली पतली और घुमावदार गलियां थे। ठीक है, यहाँ पे जो घर थे वो एक जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, इसीलिए इन पतली घुमावदार गलियों से अनाज के बोरे इत्यादि चीज को अंदर घरों तक पहुंचाने के लिए किसी बैलगाड़ी वगैरह का उपयोग नहीं होता था, बल्कि गधे इन पे लाद के ले जाया जाता था। ठीक है, अब जब पतली घुमावदार गलियां हैं तो सिंपल सी बात है कि जल निकासी की व्यवस्था होगी नहीं, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो तो होगा ही नहीं। इसीलिए ये देखा गया कि जल निकासी के लिए नालियां सड़कों के किनारे ना होकर घरों के भीतर पाई गई। अरे घरों के भीतर नालियां क्यों है भाई, है ना, ये चीज, तो इसमें जल नियोजन जो है इसकी व्यवस्था नहीं थी। चौथा, घरों की छत का ढलान होना, यानी कि घरें जो घर होते हैं उनकी छत इस तरीके से ना होके कुछ इस प्रकार की होती थी। ठीक है, जिससे क्या होता था, बारिश का सारा पानी घर की छतों के माध्यम से क्या पहुंच जाता था, सड़कों पर। ठीक है, जिससे क्या होता था, बेसिकली कीचड़ हो जाता था। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, जो छत थी वो ढलान ऐसी बनाई कि पानी जो है वो नालियों में चला जाए, घर के अंदर जो नालियां हैं इनके माध्यम से हौज में चला जाता था। अब हौज में चला जाएगा तो बाहर कीचड़ वगैरह नहीं होता था। ठीक है, पहले होता था, धीरे धीरे करके उन्होंने सुधार कर लिया। अब ये लोग क्या करते थे कि जो कूड़ा करकट होता था उसको गली में ही डाल देते थे। आजकल आपने हर जगह देखा है, कूड़ा करकट को गली में डाल दिया। आजकल वैसे तो क्या नाम है, वो कूड़े वाली गाड़ी भी आती है। ठीक है, लेकिन वहां पे तो ऐसा था नहीं, तो वो गली में डाल देते थे। अब किसी जगह पे वो रहते हैं, ठीक है, वो सड़क, ठीक है, और उनके घर का दरवाजा इक्वल है, लेकिन अब वहीं पे कूड़ा डालते जाएंगे सामने की तरफ थोड़ा बहुत। तो आने वाले 10-20 साल में क्या होगा कि जो घर की आगे की सड़क है वो ऊंची हो जाएगी और घर का दरवाजा छोटा लगने लगेगा। तो दहलीज को ऊंचा उठाना पड़ता था, ठीक है, जिससे घर में गंदगी ना पहुंचे। फिर परिवार में गोपनीयता की बात आएगी। तो गोपनीयता कैसी थी, तो वैसे तो यहाँ पे जो घर देखे गए वो 2-3 मंजिल तक के देखे गए, इसीलिए कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी। खास करके जो निचले तल के कमरे होते थे, पहली मंजिल इन द सेंस कि ग्राउंड फ्लोर के, ठीक है, तो ये जो कमरे होते थे इनमें खिड़कियां नहीं होती थी। तो भाई खिड़कियां नहीं होगी तो रोशनी कहाँ से आएगी, रोशनी आती थी रोशनदानों से। ठीक है, रोशनदान यानी कि घर का मेन जो दरवाजा होता था वहां से। अब बारी आती है सगुन अपशगुन संबंधी बातें, यानी कि अंधविश्वास। तो सबसे पहला तो ये था कि लोगों का ये मानना था कि अगर घर की दहलीज ऊंची उठी हुई है तो वह धन लाती है। जबकि घर की दहलीज ऊंची क्यों उठी होती थी,
क्योंकि उससे कहीं घर में गंदगी ना आ जाए आने वाले कुछ सालों के भीतर। ठीक है। दूसरा, यदि सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे घर की ओर ना खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है, यानी कि अगर तुम्हारा घर के सामने किसी और का दरवाजा नहीं है, किसी और के घर का, तो ये अच्छा होता था। ठीक है। लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा बाहर की ओर खुलता है, घर का जो दरवाजा था लकड़ी का, अगर ये बाहर की ओर खुलता है तो पत्नी पति के लिए यंत्रणा के दुख का कारण बनेगी। नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था, जो कि कुछ लोग जो थे वो घरों में ही दफन थे। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ठीक है। तो और नगर की क्या क्या विशेषताएं वगैरह सारा कॉन्सेप्ट हो गया आपका। चलिए अगला देखते हैं। तो टेम्पल्स वर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेसोपोटामियन कल्चर। कमेंट तो करते हैं, कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देंगे इसको। ठीक है, यहां से पढ़ लेना आप अच्छे तरीके से। ये था आपका कंप्लीट आंसर। सेकंड क्वेश्चन कि द सिटी ऑफ ओर, द ओल्डेस्ट सिटी फ्रॉम मेसोपोटामियन, लीक अ सिटी प्लानिंग सिस्टम, लैक ऑफ सिटी प्लानिंग सिस्टम, बिसाइड्स some superstitions about houses were also spread here, describe। तो देख लेते हैं सबसे पहले तो किस प्रकार से ओल्ड सिटी जो थी मेसोपोटामिया की वो सिटी वो रही थी, तो यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है। अपशगुन संबंधी बातें क्या थी, फैमिली प्राइवेसी फैमिलीज क्या थी, सारी पढ़ सकते हैं यहाँ से। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे है बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 30। बड़े ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या है, कुओमिंतांग के नेता के रूप में चियांग काई शेक इसके कार्यों का वर्णन करते हुए यह भी स्पष्ट कीजिए कि कुओमिंतांग देश को एकीकृत करने की कोशिश में क्यों असफल है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा। जो अब हम बात करते हैं कुओमिंतांग की, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके नेता के रूप में जो चियांग काई शेक हैं, इनके कार्य क्या थे ये बताओ। ठीक है। तो कुओमिंतांग देश को एकीकृत करने की कोशिश में क्यों असफल हो गए ये बताइए। तो कार्य और असफल ये बताने हैं। ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले चियांग काई शेक के कार्यों के बारे में। ध्यान से पढ़िएगा, चाइना की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है वॉरलट्स पर नियंत्रण करना। अब ये वॉरलट्स क्या थे, तो इन्होंने क्या किया कि जब सैन्य अभियान चलाए जा रहे थे तो सैन्य अभियान के जरिए वॉरलट्स यानी कि स्थानीय नेता उससे सत्ता छीन ली। तो क्या किया उन्होंने, वॉरलट्स स्थानीय जो नेता था उससे सत्ता छीनी और साम्यवादियों को खत्म कर दिया और पूंजीवाद को इन्होंने स्थापित किया। तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, स्थानीय जो नेता थे उन पर अपना नियंत्रण कर लिया और साम्यवाद को खत्म कर दिया। दूसरा, राष्ट्र का सैन्यीकरण, अर्थात चियांग काई शेक ने सेकुलर और विवेकपूर्ण इलौकिक कन्फ्यूशियसवाद की हिमाकत की। ठीक है, लेकिन साथ ही राष्ट्र का सैन्यीकरण करने की भी कोशिश की, यानी कि जो कन्फ्यूशियसवाद के विचार थे उनको तो उन्हें समर्थन दिया विचार और उनको आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने राष्ट्र को पूरी तरीके से सेना के हाथ में सौंपने की बात करी, लेकिन ये कर पाया नहीं। तो उसको देखते हैं। चियांग काई शेक ने महिलाओं को 4 सद्गुण पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। कौन कौन से, सतीत्व, रूप रंग, वाणी और काम, और साथ ही उनकी भूमिका को लेकर घरेलू स्तर पर देखने पर जोर दिया गया। तो इन्होंने महिलाओं के लिए कुछ इन कार्यों को किया था। ठीक है। उसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव में स्कूल और विश्वविद्यालयों के फैलने से मदद मिली। इसमें एक विद्यालय का नाम है पीकिंग विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 1902 में। ओके, तो ये तो हो गए इनके कार्य। अब बारी ये आती है कि आखिर देश को एकीकृत करने में ये असफल क्यों हो गए। तो असफल इसलिए हो गए, सबसे पहला था संकीर्ण सामाजिक आधार, क्योंकि समाज में लोग एक नहीं दो नहीं कई सारी जाति धर्म विविधताओं के लोग रहते थे, इसीलिए नहीं कर पाया। दूसरा, सीमित राजनीतिक दृष्टि, क्योंकि कुछ ही लोगों को पॉलिटिकली ज्यादा नॉलेज थी। साथ ही पूंजी नियमन और भूमि अधिकार में समानता लाने में असमर्थ था, यानी कि एक तरफ तो पूंजी नियमन करना चाहते थे, ठीक है, और साथ ही भूमि अधिकारों को भी लागू करना चाहते थे। तो ये दोनों चीजें एक साथ तो हो नहीं सकती थी, तो ये कारण हुआ। ठीक है। चौथा, लोगों की समस्या पर ध्यान ना देकर फौजी व्यवस्था को थोपने का इन्होंने प्रयास किया था। अब जब लोगों, अब आप नेता हो कहीं के, ठीक है, अब आपकी जनता ये चाहती है कि आप वहां पे लोकतंत्र स्थापित करो, लेकिन आप सोच रहे हो नहीं हम तो सैनिक स्थापित करेंगे, तो कभी सफल हो पाओगे? जनता प्रोटेस्ट कर देगी तुरंत, और प्रोटेस्ट जहां पे हुआ आपको अपनी सरकार छोड़नी पड़ जाएगी, है ना। तो वही चीज यहाँ पे हुई, इसका विरोध किया गया था इस चीज से। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया पहला वाला। अब सेकंड क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, लेकिन इसमें पता है क्या है, इसमें पॉइंट के आपको आंसर मिलेंगे 8.8 पूरे नंबर। क्वेश्चन, ताइवान का लोकतंत्र के रूप में रूपांतरण एक नाटकीय मोड़ रहा, व्याख्या कीजिए। तो ताइवान में लोकतंत्र किस प्रकार से आया ये हमें समझाना है। चलिए देखते हैं। तो ताइवान में लोकतंत्र का रूपांतरण एक नाटकीय मोड़ रहा,
कैसे, ध्यान से पढ़ते हैं। हुआ ये कि चीनी साम्यवादी दल, ठीक है ध्यान से पढ़ना, चीनी साम्यवादी दल से पराजित होकर जो चियांग काई शेक थे, जब वो असफल हो गए सारी चीज़ों करने में, तो वो 1949 में ताइवान भाग चले गए। ठीक है, अब जब ताइवान गए तो उन्होंने वहाँ पर चीनी गणतंत्र की स्थापना की। ठीक है, कुओमिंतांग ने चियांग काई शेक के नेतृत्व में, किसने, कुओमिंतांग ने चियांग काई शेक के नेतृत्व में एक दमनकारी सरकार की स्थापना की, लेकिन भूमि सुधार भी इन्होंने लागू कर दिए। अब भूमि सुधार लागू किए तो साथ ही साथ इन्होंने अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण भी करना शुरू कर दिया भूमि सुधार के साथ में ही। फिर उन्होंने 1975 में जब चियांग काई शेक की मृत्यु हो गई, तब धीरे धीरे करके लोकतंत्र का रूपांतरण शुरू हुआ, कहाँ पे, ताइवान में। और फाइनली 1887 में जो फौजी कानून लगा हुआ था उसको हटा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ के जो विरोधी दल थे, विरोधी दलों को गठन की इजाजत मिली और स्वतंत्र मतदान, यानी कि जो विरोधी थे कि सरकार का विरोध नहीं कर पाते, उनको इजाजत मिली कि आप कर सकते हो। फिर स्वतंत्र मतदान हुआ, फिर ताइवानियों को सत्ता में लाने का प्रारंभ जो था वो शुरू कर दिया गया था। इस प्रकार से ताइवान में पूर्ण राजनयिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं है अभी भी, क्योंकि इसे चीन का एक हिस्सा माना जाता है। इस प्रकार से ताइवान में लोकतंत्र स्थापित हुआ था। ठीक है, मेनली आपको ये 7 पॉइंट यहाँ पे 6 पॉइंट दिख रहे हैं। अब इसमें आपको 1-2 पॉइंट अपनी तरफ से और ऐड करने हैं। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन भी हो गए। अब इंग्लिश में देखें, डिस्क्राइब द एक्शंस ऑफ चियांग काई शेक एज लीडर ऑफ द कुओमिंतांग एंड एक्सप्लेन व्हाई द कुओमिंतांग फेल्ड इन इट्स एफर्ट्स टू यूनिफाई द कंट्री। तो कैसे कैसे क्या पॉइंट है, आप सारी बातों को यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो बच्चों। ठीक है, ताइवान ट्रांसफॉर्मेशन इनटू डेमोक्रेसी वाज अ ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट, एक्सप्लेन, इस प्रकार से। तो पहला क्वेश्चन, वर्क्स ऑफ चियांग काई शेक, तो क्या वर्क थे चियांग काई शेक के, यहाँ से पढ़िए। एंड सेकंड कि रीजन क्या थे फेलियर के, तो फेलियर्स के रीजन पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद में ताइवान ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ डेमोक्रेसी वाज अ ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट, तो यहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं सेक्शन नंबर डी की। और सेक्शन नंबर डी में जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये है आपका स्रोत आधारित वाला। तो क्वेश्चन 31 क्या कहता है, सिडनी के इलाके का एक वर्णन 1790। तो आ जाइए, सिडनी इलाके का क्या वर्णन है। तो ब्रिटिशों की उपस्थिति ने आदिवासियों के उत्पादन को नाटकीय ढंग से अस्त व्यस्त कर दिया। जब ब्रिटिश आए तो आदिवासियों के उत्पादन को इन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया। हजारों भूखे मुखों से आने से, जिनके पीछे सैकड़ों और आए, यानी कि जो वो क्या नाम है, यूरोप से, ठीक है, जो आए थे उनको भूखा कहा गया, उसके पीछे और व्यक्ति आए, तो इससे स्थानीय खाद्य संसाधनों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, आप इसे चाहो तो पढ़ लेना, काफ़ी बड़ा है। मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त पंक्तियों में वर्णन किसके बारे में और कब किया गया। तो वर्णन किसका है, सिडनी के इलाके का, और 1790 में हुआ था। आदिवासियों के उत्पादन को नष्ट करने के क्या दुष्परिणाम हुए। ठीक है, तो आदिवासियों का जब उत्पादन नष्ट किया गया तो क्या परिणाम हुआ, तो बहुत सारे लोग जो थे वो भूखे मरने लगे थे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हजारों की संख्या में लोग भूखे मरने लगे। अगला, नवातुंग द्वारा किए गए कार्य से आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अभी देखते हैं नवांगतुंग। ठीक है, नवांगतुंग, अब ये कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो इसने क्या कार्य किए थे, इससे क्या असर पड़ा था, तो यहाँ से लेके ये रहा आपका, बस ये इतना आपको लिख देना है। तो लिख देंगे, नवातुंग बिना वजह पेड़ों को काटते थे। नवांगतुंग, जिससे आदिवासी ना तो डोंगी बना सकते थे, ना जंगली शहद इकट्ठा करते थे, ना ही जानवर पकड़ सकते थे। तो पेड़ों को काट दिया, अब आदिवासी जंगल पर निर्भर थे, तो सारी चीज़ इनकी नष्ट हो गई। किसी पवित्र अनुष्ठान भूमि के निर्माण कहकर ये पत्थरों को वहाँ से हटाकर चट्टान लगा दिया करते थे, जिससे ये वहाँ जा ना पाए। मिट्टी खोदकर उसे आकार देके पका दिया गया। जमीन में गड्ढे बना दिए गए, बहुत भारी भरकम इमारतें तैयार कर दी गई, जिसके कारण आदिवासी इनकी वनस्पतियों से बचकर दूर जाने लगे। तो जहाँ पे ये खुद रहते थे वहाँ नवांगतुंग लोगों ने ऐसा कर दिया। ठीक है ना, अब वहाँ से जाने लगे, क्योंकि भाई जंगल तो उनका पूरे तरीके से नष्ट हो गया था आदिवासियों के लिए। इसीलिए आ गया समझ में। इंग्लिश में, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोकेलिटी ऑफ सिडनी 1790। तो क्या है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद में दिया गया है कि व्हाट आर द अबव लाइंस डिस्क्राइबिंग एंड व्हेन वाज इट डन। तो क्या क्या पॉइंट है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। सारे क्वेश्चन सारे आंसर एक ही बार में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, दासों के प्रति व्यवहार।
तो दासों के प्रति क्या व्यवहार रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। तो देख लो यहाँ पे, आप चाहो तो पढ़ लो, मैं आपको आंसर बताता हूँ सीधा का सीधा। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि दास प्रजनन, इसका क्या अर्थ होता है। तो दास प्रजनन का अर्थ है कि गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा, दासों की गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा जिसके अंतर्गत दासियों यानी कि महिला जो दासियां हैं इनके साथ मुर्दों को अधिक से अधिक बच्चे जन्म करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, ताकि उनके बच्चे भी आगे चलकर दासी बने रहें और इस प्रकार से दास प्रजनन चलता रहे। दूसरा, नीरो ने इन लोगों के प्रति कैसा रवैया अपनाया था। तो नीरो ने इस अभिलेख के द्वारा ऐसे लोगों को फटकार लगाई, उन्हें डांटा, उन पर व्यंग्य किया कि उन सारे मार्गों पर सेना लगा दी जाए जहां सैनिकों के साथ दोषियों और फांसी पर चढ़ाने के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है, वहां पे क्या लगा दिया जाए, वहां मार्गों पर सेना लगा दी जाए। अगला, इतिहासकार टैसिटस ने प्रारंभिक राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन किस प्रकार किया। तो इतिहासकार टैसिटस के बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, कहाँ पे है इतिहासकार टैसिटस। ये तो हो गए ल्यूसियस। इतिहासकार टैसिटस के बारे में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक के बारे में अलग से। ओके, तो इतिहासकार टैसिटस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख समूह का वर्णन इस प्रकार से किया। सबसे पहला सेनेटर, सेनेटर जो कि एक पेट्रो शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता। दूसरा असुरही, असुरही वर्ग के प्रमुख सदस्य थे, जनता का सम्माननीय वर्ग जिनका संबंध महान घरानों से था। और तीसरा था फूहड़, फूहड़ निम्नतर वर्ग यानी कि कमीनकारों, ठीक है, जो उसके अनुसार सर्कस, थिएटर, तमाशे इत्यादि में कार्य आते थे। तो तीन इसने बताए थे, कौन कौन से, सेनेटर, अश्वदेही और फूहड़ निम्नतर, ये तीन इसने बताए थे। तो कोई दो आपको बताने थे बस, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो दास प्रजनन, नीरो, इतिहासकार टैसिटस, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स, तो स्लेव्स के ट्रीटमेंट के बारे में क्या क्या बातें हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। तो ये रहे आपके क्वेश्चन और आंसर अच्छे तरीके से दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लें। अब बात करते हैं अगले की। तो यहाँ पे है बच्चों गजन खान के भाषण के बारे में। अब गजन खान क्या भाषण देते हैं क्या नहीं, इसको पढ़ते हैं बड़ी ध्यान से। ओके, तो पढ़ना क्या है, सीधा क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला इलखानी शासक कौन था जिसने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम ग्रहण किया था। तो वो कौन था, वो यहाँ पे देखेंगे अभी हम, गजन खान। गजन खान 1295 से 1304, ये पहला इलखानी शासक था, ठीक है, जिसने क्या बोलते हैं धर्म परिवर्तन करके इस्लाम ग्रहण किया था। अगर आप देखेंगे इस दौरान इसने किया था, इसलिए 1295 में शुरू किया था और 1304 में इसकी फिर मृत्यु हो गई थी। एक सेकंड, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि उपरोक्त गद्यांश में दिए गए भाषण को किस व्यक्ति ने लिखा है। तो उपरोक्त गद्यांश में दिए गए भाषण को किसने लिखा है, इसके वजीर जिसका नाम था रशीउद्दीन, क्या नाम था, रशीउद्दीन, इसने लिखा था, ठीक है, ईरानी वजीर। तो इसके ईरानी वजीर रशीउद्दीन ने लिखा था। उपरोक्त गद्यांश में भाषण के अंतर्गत किसानों के लिए क्या कहा गया। तो किसानों के लिए देखते हैं भाई क्या कहा गया था भाषण के अंतर्गत, किसान, ये रहा देखो, कि यदि आप किसानों का अपमान करेंगे और उनके बैल और उनके अनाज के बीज को छीन लेंगे तो उनकी फसलों को कुचल डालेंगे, तो आप भविष्य में क्या करेंगे। एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग, एक विद्रोही कृषक वर्ग में अंतर समझना हमें आवश्यक है। तो हमें कृषकों के साथ में इतना व्यवहार अनुचित नहीं करना चाहिए। बस वही सारी बातें आपको यहाँ पे लिख देनी है बच्चों, ठीक है, समझ गए अच्छे तरीके से। अगला डिस्कस करते हैं इंग्लिश में। तो क्या नाम है, गजन खान स्पीच। तो क्या है गजन खान की स्पीच, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है, ये रहा आपका। फिर आता है इसके क्वेश्चंस। तो तीनों क्वेश्चन यहाँ पे रहे और तीनों क्वेश्चन आपके यहाँ पे हैं जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आप डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर ए को। अब सेक्शन ए में देखिए आपका ये 5 नंबर का मैप है, ठीक है। तो पिछले आपके 3 पेपर में हम 3 चैप्टर के जो मैप है वो पूरे समझ चुके हैं बढ़िया तरीके से, और स्पेशली एक आपकी डिमांडेड और एक ब्रह्मास्त्र वाली वीडियो मैप के ऊपर मैं बना चुका हूं ऑलरेडी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हाईली रिकमेंडेड है, यहाँ पे आई बटन में आपको मैं लिंक दे दूंगा मैप की वीडियो का, जाके देख लेना। अब हम ये बात करते हैं कि पेपर में आपके मैप के क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो मैप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि आपको 3 जगह दी जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले 3 नंबर के लिए 3 मार्क्स के लिए 3 जगह दी जाएंगी। इन 3 जगह को आपको किसी एक मैप पे, चाहे कोई सा मैप आए, लाइक पूरा वर्ल्ड का आ जाए या फिर किसी मेसोपोटामिया का, ऑस्ट्रेलिया का, कहीं का भी आ जाए, आपको उसमें उन 3 जगह को बताना है, ठीक है।
फिर अगला जो मैप रहेगा उसमें आपको दो चीजें अंकित की हुई दी जाएंगी, जैसे ये देख रहे हैं ना, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे, ये अंकित किया हुआ है। और इसी के संबंध में फिर आपसे ये दो जानकारी दी जाएंगी और इसका नाम बताना होगा, आपको लिखना होगा। ठीक है। अब मैप, कई बच्चे कहते हैं कि सर जी मैप लगा के आना है या नहीं, तो पॉलिटिकल साइंस में आपने मैप नहीं लगाया होगा क्योंकि उसमें टेबल दी गई थी, लेकिन इसमें आपको मैप लगा के आना है पेपर में। कैसे? जो लाइन दी जाएंगी और जो चीजें दी गई उसको इंडिकेट करके नाम लिख के आना है। ओके, चलिए अब अभी तक हमने आपके कई सारे डिस्कस कर लिए थे मैप। अब यहाँ पे हम एक और नया मैप डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये मैप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं जो इटली के राज्य है इसके बारे में। तो इटली के राज्य में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 5 जगह हैं। ठीक है, 5 से 6 जगह। कौन कौन सी? सबसे पहले छोटे छोटे 3 द्वीप याद कर लो। ठीक है, 3 द्वीप याद कर लो। कौन कौन से? कोर्सिका, सार्डिनिया और सिसिली। तो कोर्सिका कहाँ है? ऊपर में। ये सार्डिनिया है और ये सिसिली है। फिर याद कर लो आप जिनेवा। जिनेवा आपका इस जगह पे है और ऊपर पादुआ और वेनिस है। बस ये याद करो, पादुआ और वेनिस। और नीचे आप रोम याद कर लो और फ्लोरेंस। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं द्वीप कौन सा कहाँ कहाँ पे है। ध्यान से बच्चों देखो, सबसे पहला जो हमारा ये है, ये क्या है बच्चों? पहला वाला ये है कोर्सिका। क्या है ये है कोर्सिका। दूसरा वाला जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है? ये है सार्डिनिया। ठीक है, ये क्या है? सार्डिनिया। इसको हटा दो, सार्डिनिया। और तीसरा क्या है? ये है अभी सिसिली, है ना? ये है सिसिली। तो ये तो हो गए छोटे द्वीप। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमने आपको 3 जगह और बताई हैं। सबसे पहले ऊपर है जिनेवा, पादुआ और वेनिस। ठीक है, तो जिनेवा कहाँ है आपका? ये रहा जिनेवा। ठीक है, यहाँ पे है पादुआ और इसी के नीचे आपका वेनिस। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है रोम और यहाँ पे आपका जाता है फ्लोरेंस। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है इटली के राज्य के बारे में, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। 3 द्वीप और वो 5 जगह है, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में, या फिर यूं कहें कि आज के इस 1 घंटे के महासेशन के अंदर क्लास 11th के अपने हिस्ट्री यानी कि इतिहास के फाइनली, जिसे आप एनुअल या वार्षिक एग्जाम भी कह सकते हैं, इसके लिए हमारा एक और इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और आशा करता हूं बच्चों कि इस वीडियो तक जितने भी हमने आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड करवाए हैं, आप सभी ने उन सैंपल पेपर से बहुत अच्छी अपनी जो प्रिपरेशन है, अपनी जो प्रैक्टिस है अच्छे से कर ली होगी। ठीक है, इसके अलावा आप सभी को एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं, ध्यान से सुन लो। आपके हिस्ट्री के फाइनल के एग्जाम के लिए हमने अराउंड 20 से लेके 25 के आसपास वीडियोस अपलोड की हैं। ठीक है, और उन सभी वीडियोस का लिंक यहाँ पे मैंने आई बटन में ऐड कर दिया है एक प्लेलिस्ट में। तो अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गई हो या फिर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, 1 शॉट हो, 3 नंबर या 8 नंबर के क्वेश्चन हो, मैप हो गए, सैंपल पेपर हो गए, सॉस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, सारी की सारी वीडियोस आपको यहाँ पे एक आई बटन में मिल जाएंगे। तो जरूर देख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो बस बच्चों आज के सेशन के लिए इतना ही, और आप सभी बच्चों को एक बार फिर से मेरी तरफ से आपके एग्जाम के लिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छे से एग्जाम करना है, तरीके करवा दी है। बाकी मिलते हैं बच्चों, अभी आपके और भी कई एग्जाम बचे हुए हैं उन एग्जाम्स के अंदर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ख्याल रखिएगा अपना बच्चों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विश यू ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।